Hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to your favorite YouTube channel, which is my channel. And I know that अभी आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो एंड व्हाई इज दैट बिकॉज फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर आया था वो कंपैरेटिवली आप लोगों को लगता है बहुत ही ज़्यादा टफ आ गया था. लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. अभी आपके दो पेपर हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड योर फिजिक्स एग्जामिनेशन. फिजिकल एजुकेशन आपका था नहीं था, ऑप्शनल था, क्या था, आई डोंट नो अबाउट दैट. फिजिक्स वॉज योर मेन सब्जेक्ट. अगर आपके पास आपका सिक्स्थ सब्जेक्ट अभी भी बचा है, सो जस्ट ट्रस्ट मी दैट यू कैन रियली रियली इम्प्रूव योर स्कोर बाय दैट. ठीक है, नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, जस्ट मूव ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. यू नीड टू गिव योर 110%, ताकि अभी जो भी वहाँ पे स्कोर डाउन जाएगा उसको आप आगे मैच जब कर सको. ऑल्सो अगर पेपर टफ आया है तो जस्ट नो कि वो पूरे सारे स्टूडेंट्स के लिए ही टफ आया है, पूरे बैच के लिए टफ आया है, पूरे इस ईयर के जितने भी बच्चे थे सभी के लिए टफ आया है. आप अकेले नहीं हो. ओके, तो जो चेकिंग करी जाएगी वो भी कुछ लीनियंसी के साथ ही करी जाएगी. जैसा कि हम देखते हैं फिजिक्स का पेपर हर बार ही टफ आता है. फिजिक्स टफ आएगा या मैथ्स टफ आएगा या केमिस्ट्री टफ आएगा. फिजिक्स वैसे भी थोड़ा सबको डिफिकल्ट लगता है, प्लस अगर वो टफ आ गया है तो आपको और ज़्यादा लग रहा होगा कि टफ आ गया टफ आ गया. ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है. हर साल ही फिजिक्स का पेपर टफ आता है. एंड ऑल्सो पेपर में आपको जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हर साल ही देखने को मिलते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें आई टोल्ड यू टू डू सैम्पल पेपर्स, क्योंकि सैम्पल पेपर की जो बुक होती है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. आई हैव सीन कि जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था वैसा ही पेपर रिपीट हुआ है. पैटर्न में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. एमसीक्यू थोड़े ट्रिकी हैं बट उतना ट्रिकी आपको ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था. इन केस आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, सो आई वुड अगेन से दैट वाज अ मिस्टेक, जिससे आप आगे के पेपर के लिए काफ़ी कुछ अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो. एंड दैट इज़ कि जो आपको आगे के लिए, जैसे ये केमिस्ट्री का पेपर जो है, बायो का पेपर होगा, मैथ्स का पेपर होगा, उन सब के लिए आप अभी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. एंड हाउ इज़ दैट? बाय डूइंग योर एनसीईआरटी, बाय डूइंग योर सैम्पल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फिजिक्स के पेपर के बारे में सोच, जो हुआ हो गया. इट इज़ फाइन एंड इट इज़ कम्प्लीटली कम्प्लीटली फाइन. कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. जस्ट नो कि फिजिक्स के पेपर में आपको डेरिवेशंस अच्छे से करनी चाहिए थी. आपको सारे क्वेश्चंस स्पेशली मॉडर्न के जहाँ पे आपको स्टेप्स के नंबर बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं वो चीज़ होनी चाहिए थी. आपके कुछ एमसीक्यूज जो कि थ्योरी बेस्ड थे वो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे. कोई बात नहीं, नहीं भी हो पाया है, थोड़ा आपको लग रहा है कि आपका स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हो, इट्स फाइन. ठीक है, अब हम आगे पे फोकस करते हैं, दैट इज़ योर केमिस्ट्री का पेपर. केमिस्ट्री के पेपर में अगेन जस्ट लिसन टू मी एंड ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, क्योंकि मैं कुछ ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बात कर रही हूँ. आई हैव स्कोर्ड 100 on 100 इन केमिस्ट्री, सो आई नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. वॉट यू हैव टू डू इज़ टू कवर योर एनसीईआरटी. मैं आपको तीनों केमिस्ट्री के लिए बताती हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको आपके एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले, एनसीईआरटी की सारी थ्योरी, सॉल्यूशंस वाले चैप्टर के सारे एग्जांपल्स, एजियोट्रॉप्स हो गया, फिर हमारा जितने भी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो सारी जो भी पार्ट है जिसमें एग्जांपल होता है. अल्कोहल, अल्कोहल के साथ कौन सा टाइप का बिहेवियर शो करता है, अल्कोहल विद एसिड कौन सा बिहेवियर शो करता है, एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सारे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, यू शुड बी नोइंग दैट वेरी थर. सीधा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन. इसमें आप एग्जाम्पल अगर नहीं लिखोगे फंस जाओ. मेरे पेपर में लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली, कि 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए थे, बताना था ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर. सॉल्यूशंस चैप्टर. देन कम्स योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से नर्न्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. फॉर्मूला रट लो, उस पर इक्वेशन कैसे बैलेंस करके आपको सॉल्व करनी होती है. यू शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट. क्या कई बार हम सब दोनों सोल्यूशन दोनों इक्वेशन लिखते हैं, हम उसकी स्टॉक्योमेट्री लिखना भूल, रेज टू दी पावर करते हैं टाइप को, वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑल्सो जो आपका सेल्स वाला पार्ट है, आजकल उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने जेई मेंस के पेपर में भी देखा है, हमने नीट के पेपर में भी ऑब्जर्व करा है. इस टाइप के क्वेश्चन अभी 2 साल में रिपीट नहीं हुए हैं, तो इस साल आने के काफ़ी ज़्यादा है. स्पेशली आपका जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है सेल का, कि इसमें वाटर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट.
Okay, then comes your chemical kinetics. Chemical kinetics पे again फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉग K1 K2 वाला फॉर्मूला जो होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इन तीनों में से एक नया क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, स्पेशली हाफ लाइफ वाला जो पार्ट होता है, दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. मुझे अभी तक ये चीज़ें याद है, तो जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, या थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करो. देन आई गेस फिजिकल केमिस्ट्री में यही चैप्टर है. अब सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या उसके बाद सॉलिड स्टेट तो डिलीट हो, राइट. देन कम्स योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ट्रस्ट मी, क्लास 12th का हाईलाइट ऑफ द होल सिलेबस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. 11th में जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज नथिंग एज कम्पेयर टू क्लास 12th. सारे रिएक्शंस, सबसे पहले सारे नेम रिएक्शंस, ये दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे. यहाँ पे या तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस रिएक्शन का क्या नेम है, या उस नेम रिएक्शन को आपको लिखने आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन आ जाएगा, उसका क्या पर्पस होता है, कहाँ यूज़ होता है. वो सारी चीज़ें आराम से आपको देखने को मिल सकती हैं पेपर. सैंडमेयर्स रिएक्शन हो गया, और डाजन रिएक्शन हो गया, कोल बेस्ड रिएक्शन हो गया, और वेरी फेमस सैलिसिलिक एसिड वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं, ये सब आराम से पेपर, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड, ये चीज़ें आपको पेपर में देखो. देन कम्स योर एल्डोल कंडेंसेशन. इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो. फिर आपका एनिसोल की प्रिपरेशन वगैरह, ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके लिए मैं फिर से बोलूँगी, कोई एक सैम्पल पेपर की बुक लो. नहीं ली है अभी तक, ऑनलाइन जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, आपको आराम से मिल जाएगी. डाउनलोड करो, जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अच्छे से उनको कर लो, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होती हैं. स्पेशली अल्कोहल से आपको अगर हेलोइरिन बनाना है, हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन से अल्कोहल बनाना है, अमीन्स हो गया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आराम से देख लेना. सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, एक एक रिएक्शन, क्रिसॉल हो गया, ये सारे आपके पेपर में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं अल्कोहल वाले चैप्टर. बहुत लोग उसे स्किप कर देते हैं, बट आपको स्किप नहीं करना है. ठीक है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है. एनसीईआरटी में जो जो लिखा है, जस्ट नो कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए. याद नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं बचा है, तो एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसको क्वेश्चन आप उसका टारगेट कर सको. तीनों ही चैप्टर जो, चारों ही चैप्टर जो ऑर्गेनिक के हैं, बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. या तो स्ट्रक्चर बेस्ड होगा, या तो आपका प्रोटीन्स पे आ सकता है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो नॉन बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे फंसते हैं, इसलिए वो एक ऐसा क्वेश्चन डालते ही डालते हैं. मेक श्योर आपका वो वाला. देन लास्ट में इनऑर्गेनिक, यहाँ से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. लास्ट का जो आपका सेक्शन होता है जहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे जो पार्ट वाइज क्वेश्चन होता है 2 या 3 मार्क को ज़रूर देखने को मिलेगा. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, डीएनएफ ब्लॉक की स्पेशल प्रॉपर्टीज़, उसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो भी वीपीटी हमें दी है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सारे ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग, वो आराम से आ सकता है, जिसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए. नहीं है याद तो एक बार रिवाइज ज़रूर करें. जितने स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए हैं, जितने स्ट्रक्चर आज तक बोर्ड के पेपर में, जितने भी आपके सैम्पल पेपर की बुक्स में गिवन है, उन्हें आपको अच्छे से पता होने चाहिए. उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. एक दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, और उन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. तो डीएनएफ ब्लॉक एंड योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से बहुत अच्छे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी बेस्ड, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, पॉइंटर्स में आंसर देना है, अंडरलाइन करना होता है, हेडिंग बनानी होती है. ट्रस्ट मी, यहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर लेके जा सकते हो. पेपर अटेम्प्ट जैसे भी आप करते हो आप वैसे करो, बट ट्राई करो कि एमसीक्यूज़ को आप फर्स्ट के 10 to 15 मिनट्स में वाइंड अप कर लो. उसके बाद आप अपनी सबसे हाई वेटेज स्कोरिंग जो ईजी लगते हैं आपको, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. सेक्शन डी हो गया, सेक्शन बी हो गया, सी हो गया, शायद अब केस स्टडी भी ऐड हुआ है, तो जो भी आपको सबसे ईजी लगता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो. और जो हाई वेटेज, लास्ट के लिए बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस को मत छोड़ना, सबसे स्टार्टिंग में हमें स्कोर बनाना होता है. बट अगर आपको लगता है आप नॉर्मल सेक्शन ए बी सी डी में अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट इज़ फाइन. बट पेपर देख के ही आपको पता लग जाना है दैट इस पेपर लेंदी, यू नीड टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि फिजिक्स के पेपर हमने देखा है कि बहुत लेंदी पेपर था, तो काफ़ी बच्चों का पेपर छूट गया है, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए. मेक श्योर केमिस्ट्री में ये गलती ना हो, राइट. बाकी आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. बताने की बात नहीं है, एक पेपर ऑलरेडी टफ आ चुका है, मतलब बाकी के जो वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्मूथ होंगे. बट
पेपर हर साल ही थोड़ा टफ आता है, थोड़ा ट्रिकी आता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सैम्पल पेपर्स अच्छे से कर लो, सीबीएसई का जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है, वो भी ज़रूर करके जाना। जितने भी सैम्पल पेपर्स आपके प्री बोर्ड के पेपर्स जितने भी पेपर्स मिलते हैं, 3 आवर का रिटन प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लेना। दैट विल रियली रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम। That's all from my side. If you have any doubts, please drop that in the comments and I will reply you as soon as I am there to help you. And I wish you all the best. The center time पे पहुँच and your mind very वो फिजिक्स के पेपर में उसको भूल जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, still manage your score really well and I wish you all the best. Go rock the